नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस कार्यक्रम में ESD 8 के विषय पर हम बात करेंगे, जिसमें हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण और मानकीकरण की समस्या पर हम चर्चा करेंगे आज। और आप जानते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने हिंदी से संबंधित ये मॉड्यूल लिया है ESD 6, 7, 8, उनके लिए हिंदी भाषा का स्वरूप, प्रकृति और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आपके पास में पाठ्य सामग्री पहुंच गई होगी, जिसका आपने अध्ययन करना शुरू कर दिया होगा। तो मोटे तौर पे भाषा के बारे में जो हमारी समझ है और विशेष रूप से हिंदी के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, एक भाषा के रूप में हम इसको कैसे समझें, उसका एक हिस्सा प्रयोजन मूलक हिंदी हम ESD 8 में पढ़ाते हैं। हिंदी भाषा का जहां तक संबंध है, ये भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है। सारे भारत में ये संपर्क भाषा के रूप में इसका व्यवहार होता है। और इसके अलावा विश्व में भी भारतवंशी जो लोग यहाँ से गए हैं, वो इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और भाषा लगातार विकसित होती है, उसमें भौगोलिक कारणों से परिवर्तन होता है, बहुत सारी चीजें आती है, शब्द भंडार बढ़ता है, कई बार एक भाषा दूसरी भाषा से प्रभावित भी होती है। ऐसे समय में हम ये कैसे जानें कि मानक भाषा या भाषा का जो मानकीकरण है वो किस तरह से किया जाए। आज हमारे साथ डॉक्टर हीरालाल बाछोतिया जी हैं। आप प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैं और हिंदी भाषा के संबंध में आपने बहुत कार्य किया है। इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि जिसे हम हिंदी कहते हैं, उस हिंदी को हम किस रूप में समझें और हिंदी भाषा माने क्या। अगर मोटे मोटे तौर पे ये एक सीधा सा प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप हमारे विद्यार्थियों को बताइए कि हिंदी माने क्या, फिर उसके मानकीकरण से जुड़े हुए बाकी मुद्दों पर बात करेंगे। हिंदी के लिए सबसे पहले हिंदवी शब्द का पहले प्रयोग आता, जो 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। इसके अलावा हिंदी के लिए रेख्ता, हिंदवी, भाखा, इन शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। हिंदी को यही कहा जाता था। इसको खड़ी बोली हिंदी का नाम 19वीं शताब्दी में मिलता है, जब फोर्ट विलियम कॉलेज में 1803 में हिंदी में गद्य लेखन का काम शुरू होता है। और गद्य लेखन में गिलक्राइस्ट, लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन तीनों ने हिंदी में पहले गद्य की रचना की जी। और जब गद्य की रचना शुरू की गई, तभी ये प्रश्न हुआ कि एक रूपता कैसे आए। कोई लिखता था जावेगा, कोई लिखता था जाएगा, और तरह तरह के प्रयोग होते थे। तो माने मानकीकरण की जो पहले मुद्दा है वो यह कि गद्य की भाषा का मानकीकरण जरूरी होता है। पद्य में थोड़ी बहुत इधर उधर पद्य में तो हम ये देखते हैं कि बहुत दिनों तक ब्रजभाषा ही पद्य की भाषा बनी रही। भारतेंद्र ने हिंदी में गद्य लेखन पहले शुरू किया, उसमें उसको खड़ी बोली नाम दिया गया था। लेकिन वो कविता के लिए तो ब्रजभाषा ही उपयुक्त मानते थे। तो जो मुख्य सवाल था कि गद्य लेखन में मानकीकरण, उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं था। ये बात धीरे धीरे मानकीकरण की या लिपि और वर्तनी का कैसा एक जैसा प्रयोग किया जाए, इसकी पहला ध्यान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का गया। और उन्होंने सरस्वती में लेख लिखा, आग्रह पूर्वक लोगों से कहा कि आप लोगों को यही लिखना चाहिए, जावेगा नहीं जाएगा लिखा जाएगा। इसी तरह जो पुराना रूप था, जैसे हम लोग जिसमें प में 3 वो लगा करके पदेन लगा करके उसको लिखते थे, और पुराना रूप है पुराना। उसमें वो भी कहा कि इसको बदलना चाहिए, लेकिन उस समय तक तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा। इसी प्रकार झ का पुराना रूप था। तो ये सारे रूपों की ओर ध्यान आकर्षित किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इसी काम को बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया। तो ध्यान तो गया लोगों का। जब आजादी मिली हमें, और आपको मालूम है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को
राष्ट्रभाषा के रूप में संबोधित किया गया था। जी। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उस संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, और जब राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तो ये बातें सामने आई कि हिंदी में क्या कमियां हैं। एक कमी ये भी थी कि एक रूपता नहीं थी, लिखने में बहुत ही भिन्नताएं थी। वर्तनी संबंधी एक रूपता का प्रश्न मानकीकरण में सबसे पहले उठा। बिल्कुल, दोनों तरह की लिपि में भी मानकीकरण होना चाहिए और वर्तनी में भी। जी। लिपि में जैसे 3-4 ऐसे हमारे वर्ण हैं जिनको पहले कुछ और रूप में लिखा जाता था, अब उसके बाद बदल गया है। वर्तनी का भी में भी एक रूपता की जरूरत थी। तो जैसे ही देश हमारा आजाद हुआ वैसे ही सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये काम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य था, नागपुर राजधानी थी उसकी, और वहां की सरकार ने आचार्य रघुवीर को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनसे कहा कि आप शब्द बनाइए, क्योंकि शब्दों की कमी थी, बहुत कम शब्द थे उस समय। और आचार्य रघुवीर ने कई हजार शब्द बनाए, बल्कि लाखों बनाए। और उसके बाद यही बात उत्तर प्रदेश में भी दोहराई गई कि कम से कम हम दो जो हिंदी भाषी राज्य हैं तो आपस में बैठ करके चर्चा करें और एक रूपता लाएं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जैसे देश आजाद हुआ जी, तो राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। अच्छा, उसका नाम पद का नाम प्रधानमंत्री था। हाँ, हाँ। और देश का जो प्रधानमंत्री वो तो प्रधानमंत्री था ही। तो बड़ा भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन रहता था। शब्द को लेके वर्तनी एक मुद्दा रही और उसके बाद में शब्द भी और लिपि भी, अच्छा, तीनों मुद्दे थे एक तरह से। और देखेंगे कि इन्हीं तीनों मुद्दों को लेकर वहां कुछ बात हुई लखनऊ में, और भारत सरकार ने इस पर नोटिस लिया, इसको देखा कि इसमें सुधार करने के लिए बड़ा भारी मुद्दा है, और इसलिए जो भी वहां पर बिंदु थे उनको आत्मसात करते हुए भारत सरकार ने दिल्ली में, जिस समय 1961 में हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई, तब इस बात पर विचार किया है क्या किया जाए। और इस दृष्टि से फिर एक बड़ी व्यापक कमेटी का निर्माण किया गया। उसके सचिव थे रमा प्रसन्न नायक, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा सचिव थे, और देश भर के विद्वानों, अध्यापकों, हिंदी के लेखकों, पत्रकारों, इन सबको आमंत्रित किया गया और इस समस्या पर कि कैसे एक रूपता लाई जाए, वह जो समिति है उसने जो काम किया 1965 में वह कार्य सामने आया सारे लोगों के, और उसी को हम कहते हैं कि ये मानकीकरण संबंधी कमेटी थी। उन्होंने जो काम किया वही मानकीकरण कहलाता है। और वो मानकीकरण के लिए एक तो ये कि हिंदी में अकेले हिंदी के शब्द नहीं है, संस्कृत तत्सम शब्दों के अलावा अरबी फारसी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, और इसके लिए हमने अपनी लिपि में कुछ परिवर्तन किया। एक तो जैसे हमारे यहाँ ड की ध्वनि थी, ल की नहीं थी, तो बिंदी लगाकर ल की ध्वनि बनाई गई। दूसरा, ढ हम लिखते थे, उसके बजाय अब ढ़ लिखना है पढ़ना में, तो ढ़ के लिए फिर ढ के नीचे बिंदी लगाई गई। इसी तरह अंग्रेजी के शब्द हैं जैसे ऑफिस, तो उसमें चंद्र रेखा, चंद्र बिंदु नहीं, चंद्र रेखा केवल, तो उसको मान्यता दी गई। मानकीकरण का मतलब है मान्यता देना, ये मान्यता दी गई। इसी प्रकार अरबी फारसी के शब्दों के लिए में बिंदी लगाने बहुत जगह लगते हैं, लेकिन स्लाइड से दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, पेड़, इसमें ड़ है और ये ढ है बढ़ना, तो ढ के नीचे बिंदु का बनाया गया। अब देख रहे हैं कि कॉपी लिखना है, या ऑफिस है, या डॉक्टर है, इसको इस तरह लिखा जाता है, चंद्र रेखा बनाई जाती है, चंद्र नहीं। और फ में नुक्ता लगाया गया है, फासा, फायदा, फौरन, फालतू। इसी प्रकार ज में
जरूरत, जंजीर, ऐसे कई शब्द हैं। इनमें तो मानकीकरण की दृष्टि से इसलिए कि सब लोग इसी तरह से लिखें ये जरूरी था। और ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये हाँ, बनाया, माना तो आजादी के बाद की ये घटना है ये। और 1965 में तो पहला उन्होंने दस्तावेज जारी किया था कि एक रूपता लाने के लिए कि इस तरह से हम लिखेंगे। इसके अलावा ये तो ध्वनि व्यवस्था, विदेशी जो ध्वनियां थी उनको कैसे लिखा जाए उसके लिए व्यवस्था की गई। इसके अलावा 2-3 जो हमारे लिपि संकेत हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया। वो पुराना रूप था, नया रूप, जैसे अ में आप देख रहे हैं जो आज रूप है, पहले इसका पुराना रूप आपको मालूम होगा, प वाला जैसा रूप होता है, उसमें 2-3 लकीरें खींची जाती थी जी। और इसके अलावा झ हम कैसे लिखते थे, जैसे फ होता है ना, नीचे हुंदा लगा के, तो वो अब झ का रूप अलग हो गया, ई जैसा बनाते हैं, फिर खींचते हैं और ई के बीच में आता है, तो वो झ। तो ये 2 परिवर्तन है जिसकी चर्चा की जाती है। उत्तर कैसे बनाया जाए, मानकीकरण के अंतर 2 में हम देखेंगे। जिस प्रकार स्वर व्यंजन बदल जाती है उसी पर बदलता है, हट जाता है, जिन्हें हम इनका परिवर्तन अब हम देखेंगे संयुक्त आता है। उदाहरण है कि हमने आधा ख रह गया, पहले ख वो र जैसा दिखता था, अब ख जो है उसमें, लेकिन वो र की ध्वनि नहीं है, ख है वो उसमें, तो उसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया गया, आ गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये आधा ख, इस ख्याति नमूना उदाहरण हमारे सामने। ग इसमें पाई टाई बाला, घ में पाई टाई विघ्न और कई बन सकते हैं, च में पाई टाई बच्चा, अच्छा कई भी सकते शब्द। ये कंप्यूटर के आने के बाद भी वर्तन में संयुक्त आकर में परिवर्तन हो रहा है, जैसे हलन से कर लिए और आप पूरा इस तरह। ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है, इसलिए कि जो रूप भी अब बन रहा है, जैसे ये तो हमने केवल जरा थोड़ा सा और आगे एक और बताया, उसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा है कि जहाँ पर ये और उदाहरण है, हमारे पाई हटाकर हम सभी शब्द, आधे शब्द जो संयुक्ताक्षर बनाते हैं, जैसे अंत, प्यार, सब्जी, सभ्य, तुम्हारा, तैयार, भल्ला, बल्ला, भव्य, प्रश्न, मनुष्य, गुस्सा। तो इतने जितने भी शब्द हैं सभी में ये पाई वाले हैं। वो पाई हटा के एक नियम ये हुआ कि पाई हटा दीजिए, संयुक्ताक्षर बन जाएगा। और माने उसका मतलब उसमें से स्वर निकल जाएगा, स्वर निकल जाएगा। तो और वो व्यंजन से ही वो मिलन हो जाएगा। केवल जो मूल व्यंजन है वो रह जाता है, और जो दूसरे उसमें मिल करके वो संयुक्ताक्षर बन जाता है। अब तीसरे तरह का एक और रूप है जिसको हम हुक हटाना कहते हैं जी। हुक हटाने में जिसमें बाहर निकली हुई रहती है, हुक जैसा दिखाई देता है, उसको आधा कर दें तो भी एक तीसरा रूप है जिससे कि ये अर्धाक्षर बन जाता है। जैसे वक्त, दफ्तर, इसमें क आधा है, फ आधा है। और जो बात अभी आपने पूछी थी कि और भी शब्द हैं इसके, तीसरा हलंत लगाकर जैसे मिट्टी, ट, ड, ह और द, ये 3 ऐसे वर्ण हैं जिनमें हम हलंत लगाते हैं तो वो अर्धाक्षर रह जाता है, और इस तरह हम संयुक्ताक्षर निर्माण करते हैं। जैसे मिट्टी, अड्डा, विद्वान, चिन्ह, विभल। और विद्यालय भी इसी तरह का है जिसमें द हलंत किया जा रहा है। तो अभी कुछ लोगों ने कहा कि जैसे विद्यालय में द हलंत हम जब लिखते हैं तो द का जो स्पेस वो बढ़ता है, जबकि विद्यालय में पहले जो पुराना रूप है उसमें स्पेस ज्यादा नहीं जाता था। तो कुछ लोगों ने इसमें परिवर्तन सुझाया है और वो विद्यालय को पूर्व रूप में लिख रहे हैं, द्य जो है वो मिलाकर लिख रहे हैं। एनसीईआरटी ने भी इस तरह का फैसला किया है कि वो जो द्य है वो पुराने रूप में लिखा जाए। तो वो इस रूप में कि वो जो स्पेस है, हम देखेंगे कि आधुनिक कैसे आधुनिक बनाएं भाषा को, हिंदी को। तो
जो कैसे स्पेस कम करना, ये हमारी जरूर चिंता है। तो इस दृष्टि से ये जो हलंत लगाकर सब बनाना, जो बनाने का अभी तक मानकीकरण के अंतर्गत तो यही मानक रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कुछ लोग इस तरह सोच रहे हैं, लेकिन अभी मानकीकरण की दृष्टि से उसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। संयुक्ताक्षर बनाने के साथ हम एक बात ये देख सकते हैं कि र को भी संयुक्त रूप में हम प्रयोग में लाते हैं, और इसके हमें 4 रूप दिखाई देते हैं। एक तो र, इसमें से र को उसका अ हटा लेते हैं हम, जो उसका स्वर निकाल लेते हैं, तो वो जो बनता आधा र, उसका जो चिन्ह है वो रेफ कहलाता है। शब्द के ऊपर बनता, आप देख रहे हैं वर्णन जैसे शब्द है, या शर्म शब्द हो सकता है, धर्म हो सकता है, कर्म हो सकता है, कई शब्द हो सकते हैं। तो इनमें जो र है वो अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, उसको रेफ कहते हैं। दूसरे में र अ के साथ है, उन्हें पूरा है र, और जिस शब्द में लगा वो शब्द आधा, से प्रेम में पा आधा, र पूरा है और एक ही मात्रा है और म है। इस तरह के शब्द भी हमारे यहाँ बहुत हैं। तो ये दूसरा हुआ। तीसरा रूप, इसको प्रेम, ये जो हमने किया इसको पदेन भी कहते हैं, र का पदेन रूप है, ये पद में लगा हुआ है। और तीसरा र जो हुक वाले जो जिस तरह के शब्द हैं, जैसे ट है, खासकर ट और ड, इनमें ज्यादातर लगता है ये, और ये उनमें नीचे लगता है, ये भी पदेन के और नीचे लगता है। जैसे ट्राम, ट्रक, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रेन, बहुत सारे शब्द हैं। तो ये भी, इसको भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि जब र संयुक्त रूप में आता है, संयुक्त वर्ण के रूप में, तो उसमें कितने तरह के परिवर्तन होते हैं। तो ये हमारा जो मानकीकरण की तरफ जब बढ़े हम, यानी आरंभिक जो मानकीकरण हिंदी भाषा का हुआ, तो वर्तनी और कैसे लिखा जाए और कैसे उसका उच्चारण किया जाए, उससे जुड़ी हुई बातें ये हमारे सामने आई। ये मतलब हिंदी जब सामने आई थी पहले, उस समय नहीं थी, बल्कि बाद में हमने प्रयास पूर्वक भाषा को नियमित करने की कोशिश की। तो मानकीकरण भाषा के प्रवाह को रोकता तो नहीं है, लेकिन उसको कह सकते हैं कि नियमित करने के काम आता है, ताकि आप व्यवस्थित रूप से चीजों को देख सकें। हाँ जी, आगे बताएं। ऐसा है कि मानकीकरण जो रूप हम बता रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर अभी एक साल पहले ही फिर से उन्होंने कोई विचार करके थोड़े बहुत परिवर्तन किए, लेकिन बहुत परिवर्तन कोई निर्णय नहीं, ग्रंथ रूप में लिखकर ही इसीलिए कुछ विद्वानों को बुला करके कि इसमें क्या नया हो, क्या जाए। तो नया अभी बिल्कुल रहा है, जो हमने व्यवस्था की है, इस व्यवस्था द्वारा भाषा ठीक वैसे आगे अग्रसर हो रही है, प्रयोग उसका बढ़ा है। और अभी संयुक्ताक्षर के सिलसिले में सब छोटी सी बात रह गई है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ 4 ऐसे संयुक्ताक्षर हैं, तो है तो जरूर दो वर्णों का योग है, लेकिन उनका रूप ही अलग कर दिया है। ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श। तो आप देखेंगे क और श के योग से क्ष बन गया, इस रूप बदल गया जी। उसमें क और श कहीं नहीं रह गया, लेकिन वो है दोनों के मिल से। इसी तरह आप देखेंगे तो और र के योग से जो त्र बनता है, वो पहले जो कुछ लोग अलग तरह से लिखते थे, लेकिन वो पता ही नहीं लगता था, उसको पढ़ नहीं सकते थे, तो उसका रूप ही बदल दिया गया, वो त्र लिखा जाता है। आप देख रहे हैं इसमें, जैसे छात्र है या क्ष का क्षमा है। इसी तरह ग आधा और य दोनों को मिलकर ज्ञ बनता है। ये ज्ञान शब्द है, विज्ञान है, कई शब्द हो सकते हैं। इसी प्रकार श और र से श्र बना, ये भी श और र का रूप एकदम बदल गया और श्र इस तरह का बन गया। श्रीमान, श्रीमती, सारे हम जिन शब्दों को लिखते हैं, तो रूप ही उसका बदल गया है। इसके साथ मानवता में कुछ और बातों की हम चर्चा करें, जिसमें कि अनुस्वार, जिसको बिंदु हम कहते हैं, बिंदु लगाना। ये पहले जो रूप है, आप देख रहे हैं कि जैसे हिंदी लिखते हैं, इसमें न आधा लगा हुआ है, अंडा है इसमें, ये का आधा रूप है। इसी तरह बंबई को अब हम बिंदी लगाकर बंबई लिखते हैं या मुंबई लिखते हैं।
तो इस तरह हम देखते ही मानकीकरण के अनुसार ये स्थिति बना दी गई है कि कुछ परिस्थितियों, कुछ जरूरतों को छोड़कर सब जगह पंचम वर्ण के स्थान पर केवल बिंदी से काम चलाया गया। बिंदी है ना अनुस्वार से। ये अब नया है, नया है, ये एकदम नया है। नहीं हुआ करता। और इसका फायदा है, इसका फायदा यह है कि स्थान बच रहा है हमारा जी। अब देख रहे हैं हिंदी जो लिखी ज्यादा दूरी तक लिखा हुआ है और बिंदी लगाने से उसका पॉइंट, ये संस्कृत व्याकरण के नियमों से थोड़ा सा अलग हट गए, थोड़ा अलग है। ये जो आज की जरूरतें हैं, विशेष रूप से कंप्यूटर तो अभी अभी आया है ज्यादा प्रयोग में, इसके पहले टंकण था हमारे यहाँ, टाइपराइटर था। तो टाइपराइटर में टाइप करने में बहुत ही परेशानी होती थी, इसलिए ये बड़ा सुविधाजनक लगा। इसका उन लोगों ने बहुत ही इसका स्वागत किया था। माने भाषा जो है वो मनुष्य को तो अच्छी लगे ही लगे, माने तकनीकी साधनों को भी अच्छी लगनी चाहिए, उनके लिए भी आपको थोड़ा उसमें सुधार परिष्कार करने की जरूरत होती है। माने टंकण मशीन जब आई तब उस समय वर्तनी की जो भी हमारी गलतियां थी, गलतियां तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे टंकण मशीन को पसंद नहीं आया कि ये इसको टाइप करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो उन जगहों पर हमने भाषा को सुधारा और हर व्यक्ति अलग अलग ढंग से न सुधार दे, इसके लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था कर दी गई कि आप एक ही तरह से इस भाषा को सुधारेंगे। हाँ जी, आगे लगभग मानकीकरण की दृष्टि से जितनी प्रमुख बातें हैं उन पर हमने चर्चा की है। एक और अंतिम चीज ये है, अनुनासिकता का भी हमको ध्यान रखना है। अनुनासिकता और अनुस्वार दोनों में फर्क है जी। जैसा कि जानते हैं कि अनुनासिकता हिंदी लिपि में चंद्र बिंदु का प्रयोग भी किया जाता है। जब नासिक की ध्वनि स्वरों के साथ आती है उसे प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग, जैसे सांस, सांप और भी बहुत सारे शब्द हैं। और जब किसी वर्ण के ऊपर मात्रा आती है और तब भी अनुनासिकता हो, चंद्र बिंदी आए, चंद्र बिंदी नहीं लिखी जाती, उसकी जगह जैसे हैं, यहाँ केवल बिंदी है। लेकिन ये अनुस्वार नहीं है, ये बिंदी। ये फर्क है। जैसे पंच में जो बिंदी है वो अनुस्वार है, यहाँ ये बिंदी है ये अनुनासिकता है। ये केवल नोजल, केवल नासिका से हल्की हवा निकलती है और वो नासिकता उत्पन्न करती है। तो ये जो रूप है, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, जैसे चंद्र बिंदु का लोग प्रयोग करें न करें, मानकीकरण की दृष्टि से ये ठीक माना गया कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर आप वर्तनी संबंधी और हिंदी के उच्चारण संबंधी और हिंदी के स्वर और व्यंजन को आप किस तरह से लिखें और किस तरह से आप पढ़ें ताकि एक अव्यवस्था न फैले। और कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपने ढंग से निर्णय लेता है कि मुझे तो इसी तरह से लिखना, और दूसरा पढ़ने वाला न समझे। मान लीजिए एक बंगाल के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति केरल में बैठा हुआ है, एक व्यक्ति गुजरात में है, वो उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उन भाषाओं का भी हिंदी की प्रकृति पर दबाव रहता, प्रभाव रहता। या आजकल अगर हम देखें तो अंग्रेजी भाषा का भी हिंदी भाषा पर दबाव है, और वो दबाव इस कदर है कि वो कई बार हमको लगता है कि हम शब्द भी उसी हिसाब से बना रहे हैं या हमारे उच्चारण के अंदर भी इस तरह की बातें आ रही है। और न केवल हिंदी के बारे में, संसार की अन्य भाषाओं के बारे में भी ये अब आजकल महसूस किया जा रहा है कि इंटरनेट के कारण और दूसरी चीजों के कारण कि भाषा प्रभावित होती है और उस प्रभावित होने के कारण मूल प्रकृति से थोड़ा सा हटती है। तो आपको एक भूमंडलीकृत गांव के अंदर रहना, जिसके अंदर आपकी जो जनसंख्या है वो दूसरे देशों में जाती है, दूसरे देशों के लोग आपके देश में आते हैं, और इस तरह आपस में जो समन्वय होता है, इस समन्वय के समय आप अपनी भाषा की प्रकृति को बचाए रखें, इसके लिए भी भाषा के मानकीकरण की, माने लिपि और वर्तनी के मानकीकरण की जरूरत होती है। और आपने बहुत ही विस्तार से वर्तनी संबंधी जो कैसे कैसे सुधार किए गए वो बात सोतिया साहब ने आपको बताया। अब ये जो अगर आप इसको आप दूसरे तरह से भी लें कि ये तो वर्तनी संबंधी बात है। कई बार ऐसा होता है कि अब आजकल का जो संसार है वो कुल मिलाकर के
बहुत दूर तक एक अनुवाद का संसार भी बनता जा रहा। आपके पास में अवधारणाएं किसी दूसरे देश की है, उसे आपको अपनी भाषा के अंदर कहना है, तो आप कैसे कहेंगे? क्या आप उन्हीं के शब्दों को ग्रहण करेंगे या अपने लिए नया शब्द निर्माण करेंगे? शब्द निर्माण करते समय आधा उनका लेंगे, आधा अपना मिला देंगे, क्या करेंगे? ये समस्याएं भी आपके सामने, भाषा के सामने भी आती है, ये राजनीति के सामने भी आती है, ये संस्कृति के सामने भी आती है। राजनीति अपने ढंग से उस समस्या का समाधान करती है, संस्कृति एक प्रवाह है जिसके बारे में कोई आप बहुत नियम नहीं बना सकते, लेकिन भाषा के जो लोग हैं, ये भाषा वैज्ञानिक है या भाषा के बारे में जो लोग चिंता करते हैं या जिन्हें चिंता करनी चाहिए, वो इस सवाल को अधूरा नहीं छोड़ सकते, ओपन नहीं छोड़ सकते। ये नहीं कर सकते कुछ दिनों बाद में चीजें अपने आप उभर करके आ जाएगी और उसे हम स्वीकार कर देंगे। नहीं, हम ये कहेंगे कि ये शब्द इस चीज, जैसे मान लीजिए रेडियो का आविष्कार हुआ, तो हमारे यहाँ रेडियो शब्द भी चला और उस समय शब्द गढ़ा आकाशवाणी। आकाशवाणी तो ये माना जाता है कि आकाश से देवता बोलते हैं और उनकी ही आवाज होनी चाहिए, लेकिन अब सब उस शब्द का, जो पुराना हमारा शब्द था, हमने उस पुराने शब्द का विस्तार कर दिया और विस्तार करने के बाद में उसे एक रूप दिया कि अगर आपको रेडियो संबंधी या आकाशवाणी की बातें करनी है तो आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है, यूं करके, और फिर समाचार सुनो या गीत सुनो या गाने, जो भी आपको सुनो। तो एक चीज, एक रूप के लिए एक शब्द, ये एक, इसके लिए पारिभाषिक शब्दावली आयोग भारत सरकार ने बनाया और भारत सरकार ने तय करा कि ये इस चीज के लिए आपको यही शब्द आपको काम में लेना, आप दूसरा शब्द काम में नहीं ले सकते। या उन्होंने एक गुंजाइश भी छोड़ी कि आप 2-3 में से आप कोई, जैसे इंजीनियर है तो उसके लिए अभियांत्रिक भी है, बिजली है तो बिजली का विद्युतीकरण भी, विद्युत भी चलता है और बिजली भी चलता है। तो ये जो शब्द हैं, माने मानक रूप सिर्फ एक वर्तनी को शुद्ध करने तक सीमित नहीं है, वरन मानक रूप का एक दूसरा अर्थ होता है जिसके अंदर आप शब्द निश्चित करें। माननीय, महोदय, प्रिय, आप कहां पर क्या लिखेंगे? प्रयोजन मूलक हिंदी के अंदर ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे, आपको एक विशेष उपयोग है, आपको अपनी भावुकता की अभिव्यक्ति नहीं करनी है, अपना प्रेम निवेदन नहीं करना है, अपनी इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी, आपको गप नहीं लगानी, बल्कि आपको एक काम की बात कहनी। और काम की बात कहने के लिए आपके जो शब्द हैं, वो शब्द 2-3 अर्थ दे रहे होते हैं और आपको उसमें से एक निश्चित अर्थ चुनना होता है और निश्चित अर्थ के लिए निश्चित शब्द चुनना होता है। और ये जो है उस भाषा का एक रूप, मानक रूप, ताकि सभी उस चीज के लिए, एक मान लीजिए मशीन है, मशीनों का आविष्कार हुआ, आविष्कार होने के साथ साथ एक तो वो चीज आपके सामने आई और उसके साथ साथ उसका एक नाम भी आया, शब्द भी आया। इसलिए जब चीजों का आविष्कार होता है तो भाषा का भी एक तरह से आविष्कार होता है और उस तरह से एक शब्द हमारे यहाँ आता है। इसलिए जो कहा जाता है कि जो संसार की रूप रचना करता है वो भाषा की रूप रचना भी करता है। जो आविष्कार करता है उसकी आविष्कर्ता की भाषा ही बाद में जाके विकसित होती। मान लीजिए जिसने रेडियो का आविष्कार किया उसने अपनी एक भाषा दी, जिसने कंप्यूटर का आविष्कार किया तो कंप्यूटर शब्द तो संसार की सभी भाषाओं के अंदर चलेगा। इसी तरह से माउस, उसका जो है उसका आप अनुवाद नहीं कर सकते क्योंकि वो शब्द तो एक प्रचलित आ गया कि माउस है, ऐसा होता है, ये काम आता है, ये संसार की सब भाषाओं ने मान लिया। कुछ भाषाओं ने नया गढ़ने की कोशिश भी की लेकिन अंततः ये पाया गया कि इस शब्द का हम स्थानापन्न नहीं कर सकते, तो हमको विदेशी शब्द स्वीकार करने पड़ेंगे क्योंकि विदेशियों ने ही इस चीज की रचना की है। इसलिए मानकीकरण को जब हम इस अर्थ में देखते हैं तो उसमें शब्दों का चयन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा पैटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम किस तरह से चीजों को जाने बुझें। और हमारे प्रयोजन मूलक हिंदी तो में तो आगे चलकर हम ये भी बताते हैं कि आपको किस तरह से व्यवहार करना होता है, किस तरह से आप बात कर रहे होते हैं, कौन कौन से शब्द आपको कहाँ काम में लेना है, ये भी हम आपको कार्यालय हिंदी और दूसरे हिस्सों में हम पढ़ाते हैं। तो ये जो मानकीकरण के से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है ये इसकी चिंता क्यों होती है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाषा अपनी प्रक्रिया में विकासमान है, प्रवाहमान है। आप भाषा को एक जगह स्थिर नहीं रख सकते। आप हिंदी के बारे में ये नहीं कह सकते कि आज जो हमारे सामने ये जो भाषा है यही हिंदी अब से 100 वर्ष पहले थी।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में आप कह रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले हिंदी भाषा का रूप बदला, तो और आज जो भाषा का रूप है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा का रूप नहीं है और वो बदल गया। अब आपने अगर उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, आपने कर दिया मानक, भाई आप ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही बोलोगे, और अगर वो रूप आपके सामने है तो भाषा विकसित हो गई और आपका रूप आपके पास रह गया। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नियम निश्चित कर देते हैं, निर्धारित कर देते हैं, चीजों को बहुत अधिक व्यवस्थित कर देते हैं, व्याकरण से बद्ध कर देते हैं, तो भाषा कई बार समाप्त भी हो जाती है। कई बार वो भाषाएं भी समाप्त हो जाती है जिन भाषाओं का व्याकरण नहीं होता, क्योंकि अव्यवस्था फैल जाती है। 10-20 किलोमीटर के लोग तो आपस में आकर के और उस संवाद की स्थिति में आते हैं, लेकिन बाकी लोग जो है वो उसको नहीं समझ पाते, और धीरे धीरे ये होता है कि आपने देखा होगा कि हिंदी की जो बोलियां हैं, उन बोलियों की संख्या भी मेरे ख्याल से घट रही है बहुत तेजी से। पहले 66 से 36 रह गई हैं जी। तो ये बोलियां समाप्त होती है, तो सिर्फ बोलियां ही समाप्त नहीं हुई, व्यवहार के स्तर पर अगर आप देखें तो संस्कृत भाषा भी व्यवहार में काम में नहीं आती। हमारी प्राकृत भाषाओं का, सभी प्राकृतों का लोप हो गया। अपभ्रंश भाषाओं को बोलने वाले अब कोई नहीं, पाली भाषा को समझने वाले विद्वान बहुत कम बचते हैं, उनका तो व्याकरण भी है। तो व्याकरण जहां एक तरफ, या जो भाषा का जो मानक रूप है वो एक तरफ व्यवस्था करता है, लेकिन व्यवस्था करने के साथ साथ उसकी एक आंतरिक सी चीज होती है कि वो उस भाषा के प्रवाह को भी रोकता है, और उसके कारण वो भाषा कई बार मृत भी हो जाती है, कई बार। तो ये जो भाषा का जो एक रूप निश्चित करने वाला, जिसको हम मानकीकरण एक शब्द का प्रयोग हमने कर दिया है, इस रूप के कारण भाषा बचती है और इसी रूप के कारण भाषा मरती भी है। इसलिए इन दोनों के द्वंद्व को विद्यार्थियों को समझना चाहिए, जानना चाहिए कि आज हिंदी का जो रूप निर्धारित आपने, विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे होकर के उन्होंने तय कर दिया, लेकिन भाषा आपके अनुसार नहीं चलती, भाषा जिंदगी के अनुसार चलती है, उसका प्रवाह है, उसमें चीजें आती है, नए शब्द जुड़ते हैं, जिंदगी उसमें नए शब्दों को हटा देती है, कुछ को जोड़ देती। तो ये जो प्रक्रिया है ये अनवरत है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने भाषा का या वर्तनी का भी ये रूप निश्चित कर दिया है और अब आप ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कंप्यूटर की अपन ने बात की थी बासोते साहब, तो ये हुआ कि संयुक्त अक्षर जो है वो कंप्यूटर में बड़ा मुश्किल है, कैसे टाइप करेंगे आप, क्योंकि वो तो अंग्रेजी का है, फिर अंग्रेजी के साथ हिंदी वाला आप मिलाओगे, फिर उसका फोंट आएगा, फिर उसकी संख्या आएगी कि इतने नंबर पर ये वाला जो संयुक्त अक्षर है वो आपका आएगा। तो काफी दिक्कत होती है, और बहुत जैसे कहना चाहिए कि आज की जो तकनीक है वो तो ऐसी है कि भैया ऐसी हो जो सबके समझ में आवे, और यूजर फ्रेंडली जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि वो उसको होना चाहिए, काम में आने वाले को अच्छी लगनी चाहिए। तो जब ऐसा न हो रहा हो तो अपना भाषा में का अपना दबाव होता है। तो संयुक्त अक्षर को अब कंप्यूटर में तो संयुक्त अक्षर की तरह नहीं लिखा जाता, उसको हलंत करके पहले उसके दो हिस्से बना दिए जाएंगे और फिर उसको हलंत के द्वारा उस संयुक्त अक्षर को लिखने की परंपरा अब ये नई शुरू हुई। कई बार दिक्कत होती है, जो पुराने अभ्यास में पढ़े हुए अध्यापक होते हैं, हम लोग तो उसी में पढ़ करके आए थे, तो हमें दिक्कत होती है कि जो संयुक्त अक्षर जिस तरह से लिखा हुआ है उसको अगर आपने तोड़ने के बाद में एक हलंत हुई, तो हलंत पहले हुई कि बाद में हुई, उसको लेकर के आपके अंदर दिमाग में थोड़ी देर के लिए कसमकस आती है। लेकिन चूंकि टाइप को, कंप्यूटर के सेट को वो चीज पसंद आ रही है, इसलिए वो चीज भी आगे बढ़ेगी। इसलिए वर्तनी संधि ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम जान रहे हैं, हम दे रहे हैं, क्योंकि हम उस समय हिंदी भाषा को एक कर रहे हैं मानक, जब हिंदी भाषा स्वयं विकास की स्थिति में। आप ये देखिए कि जैसा आपने बताया 36 बोलियों की भाषा है, एक बोली वाला व्यक्ति एक तरह से बोलता है, दूसरी बोली वाला व्यक्ति दूसरी तरह से बोलता है। अब कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा ये जो उच्चारण है ये एकदम स्तरीय है और बाकी लोगों का उच्चारण मेरे से कम है, ये नहीं हो सकता। हालांकि ये माना जाता है कि इसलिए मानकीकरण का जो अपना कंसेप्ट है, अपनी जो अवधारणा है, ये एक तरह की मानसिक अवधारणा है, वैचारिक अवधारणा है, ये कोई वास्तविक अवधारणा नहीं। ये नहीं कहा जा सकता कि बासोतिया साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, या मैं जो बोल रहा हूं ये एकदम उच्चारण के हिसाब से या भाषा के हिसाब से एकदम ठीक है, ऐसा नहीं होता। और ये
लेकिन लिखा हुआ एक रूपता आती हाँ, है। लिखित में एक रूपता आती है और लिखित की एक रूपता का भी दबाव रहता है और लिखित में भी वर्तनी संबंधी अपन नीति और इसका जो लिखा हुआ है ये एक प्रमाण हो जाता है, दस्तावेज जिसका रहता है। कोई वैसे मानकीकरण की दृष्टि से बहुत काफी विचार हुआ है, उसके अनुसार भाषा गढ़ी जा रही है, उसमें नए नए हम आयाम उपस्थित देखते हैं। आपने एक बात बीच में शब्दावली की कही थी जी, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली उसका भी उपयोग इसलिए जरूरी है कि एक शब्द जैसे मध्य प्रदेश में आज भी जो हम डायरेक्टर अंग्रेजी का शब्द है उसका और सब जगह है जो अनुवाद निर्देशक है। हाँ, निर्देशक है। मध्य प्रदेश में संचालक चल रहा आज। अच्छा, हाँ, बताइए कि वहाँ संचार है उस मूल कारण भी इसलिए वर्तनी के साथ वर्तनी की रूपता, इसलिए परिभाषा शब्दावली का प्रयोग सभी के द्वारा होना चाहिए। केवल सरकारी एजेंसियां कर रही हैं, पत्रकारिता में नहीं हो रहा उसमें, या जो निजी प्रकाशक हैं वो इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, तो इसका 50% होना चाहिए। शब्दावली की चार उपयोग हो और अच्छी शब्द नए शब्द को कहने लोग भी कठिन है, मैं ऐसा नहीं मानती बहुत कठिन है। कई शब्द बहुत अच्छे चल रहे हैं, जैसे संसद, लोग संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट कम बोलते हैं, लोग संसद बोलते हैं, विधानसभा ज्यादा लोग बोलते हैं, बहुत सारे आकाशवाणी लोग ज्यादा बोलते हैं। शब्द हमारे स्वीकृत हो चुके हैं और वो स्वीकृत पारिभाषिक शब्द भी उस मानक भाषा का एक रूप है। एक और चीज पर भी अपने पास में अभी थोड़ा समय है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे, अपने विद्यार्थियों को बताएंगे कि भाषा के आधुनिकीकरण की जरूरत बार बार क्यों महसूस होती है और क्यों भाषा को आधुनिक करना होता है। तो आप इसके बारे में आप कुछ हमारे विद्यार्थियों को बताइए कि ये जो आधुनिकीकरण है ये मानकीकरण के साथ है कि मानकीकरण के अलग है, या ये कोई नई अवधारणा? बस होती है। कोई भाषा जब तक आधुनिक नहीं होगी वो व्यवहारिक नहीं होती, सबसे बड़ी बात यह है। और इसलिए भाषा जब आधुनिक हो जाएगी तो वो फिर उसकी ग्राह्यता बढ़ती है जी। आधुनिकता की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि भाषा को आप कैसे जब इस्तेमाल के दो रूप है ना, एक तो मानकीकरण का संबंध ज्यादातर हमारा लिखित भाषा से है, लिखित से है ना, उसमें एक रूप उच्चारण में तो भिन्नता हो सकती है, दिल्ली में है या होगा, मुंबई में होगा, क्योंकि वहाँ एक प्रकार का है, ये समस्या से तो अंग्रेजी भाषा को जूझना पड़ रहा है, लेकिन लिखित में तो एक रूपता बनी रहती है और वो दस्तावेज भाषा का कैसा विकास हुआ है। कभी बहुत पहले जब हम खरोष्टी में लिखते हैं तो क और अ एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अब अलग अलग है, तो ये विकास का क्रम है। तो भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से, क्योंकि हमारी जो नागरी लिपि है इसकी सबसे बड़ी खूबी है, बड़ी वैज्ञानिक है और अनेक भाषाएं इस लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी के अलावा नेपाली, संस्कृत, आपकी जो मराठी है और कोंकणी है, ये सारी भाषाएं उसी में लिखी जा रही हैं। तो इसमें संयुक्त व्यंजन बनाना, संयुक्त अक्षर बनाना, ये सारे इसकी जो काम है बड़ी तेजी से चल रहे हैं, बड़े वैज्ञानिक, जल्दी से बहुत तेजी से लिखा जा सकता है। वही भाषा टिकी रहती है जल्दी से लिखी जा सके, तो हमारे ये खूबी है। फिर भी इसको एक आध चीजें अभी उसमें किया जाना चाहिए, जैसे अब एनजीओ शब्द है जी, हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है ना, एनजीओ यही तो है, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहां तो हिंदी में, अंग्रेजी में बना लिया एनजीओ, हिंदी में कोई शब्द नहीं हमारे यहाँ। ऐसे ये जो संक्षिप्तीकरण है शब्दों का, इस और भी ध्यान नहीं गया है, ये भी जरूरत है मानकीकरण की दृष्टि से। इसकी माने इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में अगर ये कहना चाहूँ या विद्यार्थियों को अगर हम इस तरह से बताना चाहें कि पहले जिंदगी बदलती है और जिंदगी के साथ साथ मनुष्य की भाषा भी बदलती है। जब जीवन आधुनिक हो रहा है, जब व्यापार आधुनिक हो रहा है, जब चीजें आधुनिक हो रही है, और आधुनिक दो अर्थों में हो रही, एक तो ये कि नया हो रहा
और दूसरा आधुनिकता हमारे यहाँ कुल मिलाकर के पश्चिमीकरण, यूरोपीयकरण, अंग्रेजीकरण की दिशा के अंदर भी वो बढ़ता जा रहा है। तो जब हमारा जीवन जिस दिशा में जा रहा है, भाषा को भी उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने आप को सक्षम बनाना पड़ता है। यदि जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट, शेयर बाजार के अंदर आप कुछ व्यापार करना चाहते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके कुछ शब्द हैं, उनकी कुछ आवश्यकताएं, उनकी कोई जरूरत होती है। तो म्यूचुअल फंड होता है कि ये होता है, कैसी ये ट्रेडिंग इसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो जब आपने एक पूरा तंत्र बनाया और एक पूरा शेयर बाजार हमारे सामने आया, तो उस शेयर बाजार को भाषा भी तो चाहिए। तो उसके लिए हमारी भाषा को विकसित करना पड़ता है। दो तरह से भाषाओं का विकास होता है। एक तो कुछ भाषा सहज स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा प्राणी करता है स्वयं। तो आधुनिक हमारे जीवन में बहुत बड़ी की एक शब्दावली है, तो हमारा भाषा को उस भाषा नए उस को काम में लेने वाले उन बुद्धिजीवियों का बड़ा दायित्व है कि वो उस भाषा के लिए जरूरी चीजें मुहैया करें, शब्द मुहैया करें, वाक्य मुहैया करें और अभिव्यक्ति कौशल मुहैया करें। तो बहुत सारा काम हमारे भाषा वैज्ञानिकों के सामने और भाषा के चिंतकों के सामने, लेखकों के सामने भी रहा है कि उस आधुनिक जीवन से जुड़ा हुआ जो जीवन आगे आता है उसके हिसाब से वो अपनी भाषा को तैयार करे। जो भाषा तैयार होती है वो भाषा जीवित रहती है, जो भाषा के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाती वो भाषा मृत हो जाती है। अपने आप नहीं, जैसे हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि पहले हमारे यहाँ ब्रज भाषा में कविता लिखी जाती थी। ब्रज भाषा ज्ञान विज्ञान चिंतन का माध्यम थी, लेकिन बाद में जाकर के खड़ी बोली के रूप में हमने प्रयास पूर्वक एक नई भाषा विकसित की जो आज हमारे ज्ञान विज्ञान की, चिंतन की, विचार की, अनुभव की चीज है। तो आधुनिकीकरण का तात्पर्य होता है नवीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाषा को तैयार करना। मानकीकरण की अवधारणा का अर्थ होता है कि भाषा को एक निश्चित स्थायी अर्थ देना जिससे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सके। एक रूढ़िवादी तरीका है, एक दूसरा विकास का दरवाजा खुलता है। इसलिए मानकीकरण और आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है ये दोनों कभी एक दूसरे का साथ भी देती हैं और कभी एक दूसरे के खिलाफ भी होती हैं, एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण करती हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे के लिए रास्ता भी बनाती हैं। अगर मानकीकृत भाषा होगी तो उसे आधुनिक चीजों को लेने का सामर्थ्य बढ़ेगा और इसीलिए ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में एक जो आपको अध्ययन सामग्री दी जाती है, जो आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ये भाषा का सहज स्वरूप नहीं है। ये हमने कृत्रिम तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, विचार के द्वारा ये आपको दिया है। आपने धैर्यपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को सुना, बासोतिया जी ने विस्तार से हमें बातें बताई। इस सब के लिए आप सबका आभार। नमस्कार। नमस्कार।